बच्चों, समतल दर्पण पर आधारित कुछ तथ्यों को और भी मैं आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूँ। जैसे कि यदि दो समतल दर्पण किसी कोण पर झुका कर रख दिए जाएं और उनकी परावर्तक सतह आमने सामने हो और उन दोनों के बीच में कोई वस्तु स्थित हो, तो उस वस्तु के कितने प्रतिबिंब दोनों समतल दर्पणों के द्वारा बनेंगे। इस तथ्य को मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। तो जैसे किसी कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के परावर्तक सतहों के बीच स्थित वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना। किसी कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के परावर्तक सतहों के बीच स्थित वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना। जैसे यदि दो समतल दर्पण हों, दोनों समतल दर्पणों को हम थीटा डिग्री कोण पर सटा कर रख दें, उनकी परावर्तक सतह आमने सामने हो और परावर्तक सतहों थीटा कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच में यदि कोई वस्तु स्थित है, तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। इसके लिए एक सूत्र है जो आपके सामने मैं प्रकट कर रहा हूँ। जैसे यह एक समतल दर्पण है, इसकी यह कलई वाला भाग है, रंगी हुई सरफेस है। यह दूसरा समतल दर्पण है जो इससे सटा के रख दिया गया है, इसकी भी कलई वाला भाग नीचे की तरफ है। और परावर्तक सतह आमने सामने हैं। इनके बीच में अगर एक गेंद कोई वस्तु हम रख रहे हैं और समतल दर्पण जो है थीटा कोण पर झुके हैं, तो इस वस्तु के कितने प्रतिबिंब इसमें दिखाई देंगे। प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है जिसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। किसी कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के परावर्तक सतहों के बीच स्थित वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या। चित्र में आप देख रहे हैं कि दो समतल दर्पण जिनकी परावर्तक सतहों के बीच में कोई वस्तु स्थित है जो गोला के रूप में दिखाया गया है। दोनों समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हुए हैं, तो इस वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या हम निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या
संख्या बराबर होता है 360 बटा थीटा माइनस 1। वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या बराबर कितनी होती है? 360 बटा थीटा माइनस 1, जहाँ पर कि थीटा क्या है? दोनों समतल दर्पणों के बीच का कोण है। अगर थीटा का मान मालूम हो तो इनके बीच में स्थित वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यदि थीटा 30 डिग्री हो, यदि दोनों समतल दर्पण अगर 30 डिग्री के कोण पर झुके हुए हों और उनके बीच में कोई वस्तु स्थित हो तो इस वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो वह प्रतिबिंबों की संख्या, तो थीटा डिग्री बराबर 30 डिग्री तो वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या बराबर होगी 360 बटा 30 माइनस 1। 30 से हम 360 को काट दें तो 0 से 0 कट गया। 3 से अगर 36 को काटेंगे तो 12, तो हो गया 12 माइनस 1 बराबर 11, यानी प्रतिबिंब 11 बनेंगे। अगर दो समतल दर्पण 30 डिग्री के कोण पर सटा के रख दिए, जहाँ इनके परावर्तक सतहों के बीच में अगर एक गेंद है तो उसके 11 प्रतिबिंब बनेंगे। इस तरह से अगर दोनों समतल दर्पणों के बीच का कोण ज्ञात हो तो आप इस सूत्र से उस कोण पर उसके बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब बच्चों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर दोनों समतल दर्पण समानांतर हैं और उनकी परावर्तक सतहें आमने सामने हैं और उनके बीच में समानांतर दर्पणों के बीच जिनकी परावर्तक सतह आमने सामने हो, उसके बीच में अगर कोई वस्तु हो तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो आप लोग इसको स्क्रीन कर लें और मैं आगे लिखने जा रहा हूँ। दो समांतर समतल दर्पण जिनकी परावर्तक सतहें आमने सामने हों, परावर्तक सतहें आमने सामने हों, यदि इनके बीच कोई वस्तु स्थित हो, तो उसके प्रतिबिंबों की संख्या
प्रतिबिंबों की संख्या। चित्र में ये दो समांतर समतल दर्पण हैं जिनकी कलई वाला भाग बाहर की तरफ है और परावर्तक सतहें आमने सामने हैं। इसके बीच में अगर कोई वस्तु स्थित होती है तो इस वस्तु के कितने प्रतिबिंब, जैसे इस वस्तु का प्रतिबिंब इधर वाले दर्पण में बनेगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब इधर वाले दर्पण में बनेगा, फिर इसका जो प्रतिबिंब इसमें बनेगा वो इसके लिए वस्तु का काम करेगा, इसका प्रतिबिंब इसमें जो बनेगा वह प्रतिबिंब इस दर्पण के लिए वस्तु का काम करेगा। इस तरह से इसके बहुत से प्रतिबिंब बनते जाते हैं। लेकिन कितने प्रतिबिंब बनेंगे? हाँ, यहाँ पर आप लोग देखें कि अगर दोनों समतल दर्पण समानांतर हैं तो उनके बीच का कोण थीटा 0 डिग्री है। यहाँ थीटा का मान 0 अंश है क्योंकि दोनों समतल दर्पण समानांतर हैं, उनके बीच का कोण 0 डिग्री है। अगर समानांतर समतल दर्पण की परावर्तक सतहों के बीच में कोई वस्तु है तो यहाँ सूत्र में जो हमने बताया था कि प्रतिबिंबों की संख्या 360/थीटा -1 होती है, थीटा की जगह पर हम 0 रख देंगे तो इस वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे उससे स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ थीटा का मान 0 है, इसलिए वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या, वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या बिंबों की संख्या बराबर होगी 360/0 -1। 0 की भाग 360 में हम देते हैं तो हमारा इन्फिनिटी अनंत आ जाएगा, अनंत -1। अनंत में से एक को घटाया जाए तो इन्फिनिटी आएगा, अनंत। इसका मतलब कि दो समांतर समतल दर्पणों के परावर्तक सतहों के बीच में कोई वस्तु स्थित हो तो उसके अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। लेकिन ये अनंत प्रतिबिंब आप लोगों को दिखाई नहीं देंगे क्योंकि जितना ही प्रतिबिंबों की संख्या बढ़ती जाती है तो उनकी तीव्रता घटती जाती है और तीव्रता घटती जाएगी तो उसमें कुछ लुप्त हो जाएंगे, कुछ ही प्रतिबिंब दिखाई देंगे। ये अनगिनत प्रतिबिंब होंगे लेकिन उसी में किसी की तीव्रता अधिक होगी, किसी की उससे कम होगी, किसी की उससे कम होगी, उसके बाद एकदम कम हो जाएगी, नहीं दिखाई देंगे। तो कुछ ही प्रतिबिंब दिखाई देते हैं लेकिन प्रतिबिंब अनंत बनते हैं। तो ये है कि दो समांतर समतल दर्पणों की परावर्तक सतहें यदि आमने सामने हैं, उनके बीच में अगर कोई वस्तु स्थित है तो इस वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। लेकिन अनंत में से कुछ प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, औरों की इंटेंसिटी घटती जाती है इसलिए वो लुप्त हो जाते हैं, लेकिन प्रतिबिंबों की संख्या अनंत ही होती है। तो आप लोग इसको स्क्रीन कर लें, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। बच्चों, जैसे मैं आप लोगों से ये पूछ दूं, आपकी लंबाई मान लीजिए 5 फीट है, आप 5 फीट ऊंचे हैं
और अपना पूरा प्रतिबिंब आप जो है समतल दर्पण में देखना चाहते हैं, सर से लेकर के एड़ी तक का प्रतिबिंब देखना चाहते हैं और आपकी लंबाई 5 फीट है, तो आप अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितना लंबा दर्पण खरीदेंगे। हाँ, यह भी एक प्रॉब्लम है कि वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए समतल दर्पण की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि किसी भी वस्तु की पूरी लंबाई दिखाई देने के लिए समतल दर्पण की वास्तविक लंबाई क्या होगी। हाँ, इसको मैं ब्लैक बोर्ड पर चित्र करके आपके सामने सिद्ध भी कर दे रहा हूँ कि किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए समतल दर्पण कितना लंबा होना चाहिए। वस्तु की संपूर्ण लंबाई दिखाई देने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक लंबाई दर्पण की आवश्यक लंबाई वस्तु की संपूर्ण लंबाई दिखाई देने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक लंबाई। जैसे मान लीजिए कि यह एक वस्तु है AB, और इसकी पूरी लंबाई का चित्र दिखाई देने के लिए इतना लंबा हमको समतल दर्पण लग रहा है। इस वस्तु की पूरी लंबाई इसमें दिखाई दे रही है। A से B तक का प्रतिबिंब इस समतल दर्पण में दिखाई दे रहा है। तो वस्तु की लंबाई और समतल दर्पण की लंबाई में क्या संबंध होगा। हाँ, तो बच्चों, इस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब जब इसमें दिखाई दे रहा है तो A से चलने वाली आपाती किरण की परावर्तक किरण जहाँ पर इस वस्तु से टकराएगी, वहीं जो है B से इस समतल दर्पण के इस सिरे से चलने वाली परावर्तक किरण भी टकराएगी। तब जाकर के इस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब इस समतल दर्पण में दिखाई देगा। जैसे यहाँ से परावर्तक, यहाँ से एक आपाती किरण जो जा रही है समतल दर्पण के ऊपरी भाग पर पड़ रही है, टॉप बिंदु पर ये आपाती किरण आई। अब यहाँ हम जो है अभिलंब ड्रॉप कर दें तो ये हमारा आपतन कोण हो गया I, और इतना ही कोण बनाती हुई किरण इधर को चली जाएगी, परावर्तित किरण। चूँकि इस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब इस समतल दर्पण में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि इस परावर्तित किरण जहाँ पर यह मिल रही है, B से चलने वाली आपाती किरण की भी परावर्तित किरण यहाँ पर मिलेगी। जैसे B से आपाती किरण दर्पण के निचले भाग पर पड़ रही है, आपाती किरण, तो यहाँ पर हम अभिलंब ड्रॉप कर दें तो यह आपतन कोण हो गया I, और इतना ही कोण बनाती हुई किरण जा कर के यहाँ पर मिल जाएगी। तब जाकर के इस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब इसमें दिखाई देगा। अब ये ज्ञात करना है कि AB की लंबाई और समतल दर्पण की लंबाई में क्या संबंध होगा। उसके लिए आप देखें, मान लीजिए कि MN हमारा समतल दर्पण है
और इस समतल दर्पण में ए बी वस्तु की पूरी लंबाई दिखाई दे रही है। तो हम इस अभिलंब को हम सीधा यहाँ तक बढ़ा दें, वस्तु तक बढ़ा दें। इस अभिलंब को भी हम सीधा हम वस्तु तक बढ़ा दें। और हमने मान लिया कि यह बिंदु P है, यह बिंदु Q है, और दोनों परावर्तित किरण जहाँ पर मिल रही हैं, कोई भी बिंदु आप मान लीजिए R है। तो साथियों, ऊपर आप देख रहे हैं कि त्रिभुज AMP और त्रिभुज RMP में I यह है और यह R है। यह दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। इसका मतलब इस त्रिभुज का यह कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर है, और इस त्रिभुज का यह कोण चूंकि यह लंब है इस पर, इसलिए 90 डिग्री है, 90 अंश का है। तो इधर का भी कोण का अंश होगा, 90 अंश होगा। तो ये इन दो त्रिभुज में, त्रिभुज AMP और त्रिभुज RMP में, इस त्रिभुज का I कोण इस त्रिभुज के R कोण के बराबर है। इस त्रिभुज का यह कोण 90 अंश जो है इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर है, और AMP भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है। तो आप दो त्रिभुजों के सर्वांगसम की एक दशा है, यह दूसरी दशा है AAS। अगर दो समकोण त्रिभुजों के दो कोण आपस में अलग अलग बराबर हो और उनकी एक भुजा संगत भुजा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज AMP सर्वांगसम त्रिभुज हो गया किसके? त्रिभुज RMP। इसलिए AP जो हो गई RP के बराबर हो गई। जब सर्वांगसम हो गए, हाँ, तो इस त्रिभुज की AP भुजा AP बराबर हो गई RP। इसी प्रकार त्रिभुज BNQ और त्रिभुज RNQ में भी यह आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर है, यह 90 अंश के हैं, और INQ दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम। इसी प्रकार त्रिभुज RNQ सर्वांगसम त्रिभुज शॉर्ट में BNQ इसलिए RQ जो है इस भुजा के बराबर होगी, और यह भुजा जो होगी इस भुजा के बराबर होगी। इसलिए RQ बराबर हो गई BQ। इसलिए AB बराबर, इसलिए पूरी बह यहाँ लिखना है, इसलिए वस्तु की पूरी लंबाई AB बराबर हो गई AP धन PR धन RQ धन BQ। AP बराबर हो गया। इसी तरह से इसलिए पूरी वस्तु की लंबाई बराबर हो गई AP प्लस RP प्लस RQ प्लस BQ।
यही बराबर हुआ AP प्लस RP, AP प्लस RP। AP और RP आपस में बराबर हैं, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 2RP। AP धन RP को हम क्या लिख सकते हैं 2RP, 2RP प्लस इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं 2RQ, 2RQ। 2 को हम कॉमन ले लें तो हमारा हो जाएगा RP प्लस RQ। RP कहाँ, RP प्लस RQ बराबर हो गया PQ, तो यह बराबर हो गया 2PQ। लेकिन PQ किसके बराबर है Mn ना, परंतु PQ बराबर है Mn समतल दर्पण की लंबाई। इसलिए यहाँ पर PQ की जगह पर हम Mn लिख दें, इसलिए AB बराबर हो गया वस्तु की लंबाई बराबर 2Mn, यानी वस्तु की लंबाई बराबर हुई समतल दर्पण की लंबाई का दूना। या Mn या 2Mn बराबर AB ना, इसलिए Mn बराबर हो गया AB बाई 2। अतः Mn क्या है समतल दर्पण की लंबाई। समतल दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, बराबर होती है वस्तु की लंबाई बटा 2, वस्तु की लंबाई बटा 2। ये हमारा सूत्र है कि किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए समतल दर्पण की लंबाई उस वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। तो आप लोग इस सूत्र को ज्ञात कर लें कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु 6 मीटर ऊंची है और 6 मीटर अगर वस्तु की लंबाई है तो उसका पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए समतल दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई 6 मीटर बटा 2 अर्थात समतल दर्पण की लंबाई 3 मीटर होनी चाहिए। इस तरह से अगर वस्तु की लंबाई ज्ञात हो तो उसका पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए कितने लंबे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी, इसका मान आप इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। समतल दर्पण की लंबाई बराबर होती है वस्तु की लंबाई बटा 2, तब जाकर के उस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में दिखाई देता है। तो आप लोग इसको स्क्रीन कर लें। इसके आगे मैं कुछ और तथ्यों को बताने जा रहा हूँ। बच्चों, समतल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब या किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है वो मैंने आपको बता दिया कि आभासी और सीधा होता है तथा वस्तु के बराबर होता है। लेकिन उस प्रतिबिंब की और विशेषता क्या होती है कि वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब का पार्श्व बदल जाता है। जैसे अगर जो आदमी दर्पण के सामने खड़ा है वह आदमी अगर अपना दाहिना हाथ उठाता है
तो प्रतिबिंब अपना बायां हाथ उठाता है। अगर हम अपना बायां हाथ उठावें तो प्रतिबिंब अपना दाहिना हाथ उठाता है। इस तरह से समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का पार्श्व बदल जाता है। जैसे कैसे बदलता है, ब्लैक बोर्ड पर आपको मैं कुछ चित्रों को बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इसकी हेडिंग होगी पार्श्व उत्क्रमण या पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व उत्क्रमण, पार्श्व परिवर्तन परिवर्तन को उत्क्रमण भी कहा जाता है। उत्क्रमण इंग्लिश में इसको कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन क्या है? पार्श्व परिवर्तन। दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब का पार्श्व बदल जाता है। जैसे यह एक समतल दर्पण है। इसकी परावर्तक सतह इधर है, हम पॉलिश इधर किए हैं। इधर हम क एक बना दिए, ये क। तो इसका प्रतिबिंब इस दर्पण में दिखाई देगा। क का प्रतिबिंब इस दर्पण में दिखाई देगा। आप जानते हैं कि कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी दूरी पर होती है, उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है। तो इस क की जो यह लाइन है, समतल दर्पण से जितनी दूरी पर होगी, यह खड़ी लाइन जो है उतना ही दूरी पर बनेगी लाइनिंग। अब आप देख रहे हैं कि क बनाने के लिए गोला समतल दर्पण के करीब है। क बनाने के लिए जो गोला बनाया गया है समतल दर्पण के करीब है। तो यहाँ भी गोला समतल दर्पण के करीब होने के लिए इधर नहीं बनेगा, क्योंकि इधर करीब होगा। तो क का चित्र क का प्रतिबिंब इसमें किस तरह से बदल रहा है कि गोला जो है समतल दर्पण के करीब है, तो उतना ही दूरी पर इधर ऐसे होगा करीब। और यह सूंड जो है क का लटका हुआ समतल दर्पण से दूर है, तो इधर भी दूर बनेगा। तो आप देख लिए कि समतल दर्पण में जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो उसका पार्श्व बदल जाता है। तो क का प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा। इसका गोला हम बाएं तरफ बनाए हैं, तो इसमें गोला दाएं तरफ है। सूंड जो है दूर को उधर को निकला है, लेकिन इसमें जस्ट उसका उल्टा निकला है। तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का पार्श्व वस्तु के पार्श्व से बिल्कुल भिन्न हो जाता है, बदल जाता है। इसी को हम कहते हैं पार्श्व परिवर्तन या उत्क्रमण। जैसे आप देखें, यह भी है एक समतल दर्पण है। इसके सामने ई आकार की कोई वस्तु है, इस तरह से। इस ई का प्रतिबिंब कैसे बनेगा? समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण के सामने बस जितनी दूरी पर होती है, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है। तो यह लाइन जो है जितना समतल दर्पण से दूर है, यह लाइन उतना ही दूर होगी। लाइन की दूरी जो होगी आपस में
बराबर होगी। लेकिन इसकी यह भुजा दूर हो गई, तीनों भुजा ई की दूर हो रही हैं, तो यहाँ भी तीनों भुजा दूर हो जाएंगी, तीनों भुजाएं दूर हो जाएंगी। तो ई का प्रतिबिंब ये हो गया। आप देख रहे हैं कि वस्तु ई इस आकार की है, लेकिन इसका प्रतिबिंब जस्ट इसके भिन्न हो गया। तो इस तरह से समतल दर्पण द्वारा जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब का जो पार्श्व होता है वस्तु के पार्श्व का जस्ट उल्टा हो जाता है, बदल जाता है। इसी को हम कहते हैं पार्श्व परिवर्तन या पार्श्व उत्क्रमण, लैटरल इन्वर्जन। तो बच्चों इसको आप स्क्रीन कर लें कि पार्श्व परिवर्तन क्या है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब वस्तु के पार्श्व से प्रतिबिंब का पार्श्व बिल्कुल उल्टा हो जाता है। इसी को हम कहते हैं पार्श्व परिवर्तन या पार्श्व उत्क्रमण या लैटरल इन्वर्जन। तो आप लोग इसको स्क्रीन कर लें। ठीक। तो बच्चों अब समतल दर्पण पर या किसी भी चैप्टर पर कुछ आंकिक प्रश्न भी आते हैं, और समतल दर्पण में कौन कौन से आंकिक प्रश्न बन सकते हैं, मैं उन आंकिक प्रश्नों के विषय में थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे पहला हमारा आंकिक प्रश्न है कि एक वस्तु समतल दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, तो उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। ठीक, लिखूं। आंकिक प्रश्न। पहला, एक वस्तु समतल दर्पण से दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है। दूरी पर है तो इसका प्रतिबिंब बिंब समतल दर्पण से कितनी दूरी पर होगा। दूरी पर होगा। हाँ बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया कि समतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है और उसका प्रतिबिंब जो बनता है, इनकी दूरियों में क्या संबंध है। आपको ये बताया गया कि समतल दर्पण से कोई वस्तु जितनी दूरी पर स्थित होती है, उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है। समतल दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर होती है समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। हल लिखना है। समतल दर्पण वस्तु की दूरी समतल दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर होती है प्रतिबिंब की दूरी। वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की
दूरी, तो इसमें वस्तु की दूरी कितनी है? 5 मीटर। तो इसमें वस्तु की दूरी आप लिख दें 5 बराबर हो गया किसके? प्रतिबिंब की दूरी। अर्थात प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा? 5 मीटर। अतः प्रतिबिंब की दूरी बराबर होगी 5 मीटर। आंसर। दूसरा अंकित प्रश्न, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के तरफ 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है तो उसका प्रतिबिंब उस वस्तु के तरफ कितने वेग से गति करेगा? जैसे यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के तरफ 10 मीटर बटा सेकंड के वेग से गति कर रही है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के तरफ किस वेग से गति करेगा? दर्पण के तरफ किस वेग से गति करेगा? बच्चों, यहाँ देख रहे हैं कि कोई वस्तु दर्पण के तरफ 10 मीटर बटा सेकंड के वेग से गति कर रही है, तो वस्तु जो है दर्पण के करीब जा रही है किस वेग से? 10 मीटर बटा सेकंड के वेग से। तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के करीब 10 मीटर पर सेकंड के वेग से आएगा, लेकिन दोनों की दिशा जस्ट उल्टा है। वस्तु जिधर गति कर रही है उसका प्रतिबिंब ठीक इसके उल्टे गति कर रहा है। तो ये यदि दो वस्तुएं एक दूसरे के विपरीत गति करती हैं तो एक की अपेक्षा दूसरे की चाल उनके चालों के योगफल के बराबर होती है। इसलिए हल चूंकि वस्तु के चलने की दिशा और प्रतिबिंब के गति करने की दिशा बिल्कुल विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है। इसलिए इनकी सापेक्ष चाल
सापेक्ष चाल बराबर होगी वस्तु की चाल प्लस प्रतिबिंब की चाल। सापेक्ष हुआ आपेक्ष के एक ही चीज, सापेक्ष चाल, इसलिए इनकी सापेक्ष चाल बराबर होगी वस्तु की चाल धन प्रतिबिंब की चाल, प्रतिबिंब की चाल। सापेक्ष चाल बराबर हो जाएगी 10 धन 10 मीटर बटा सेकेंड। अतः प्रतिबिंब दर्पण के तरफ 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति करेगा। ये हमारा आंसर हो गया। हाँ, अतः प्रतिबिंब की चाल बिंब की चाल बराबर हो जाएगी 20 मीटर बटा सेकेंड। आंसर इसको काट दें, ठीक है। वो भी तो आप लोग इसको स्क्रीन कर लें ताकि मिटा करके मैं आपको और भी चीज़ें बताऊं। नांकिक प्रश्न नंबर 3। एक लट्ठे की लंबाई लंबाई 6 मीटर है। इसका पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए कितने लंबे समतल दर्पण की आवश्यकता, कितने लंबे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। आवश्यकता होगी। साथियों, इस आंकिक प्रश्न को हल करने के लिए मैंने आपको सूत्र बताया है कि किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए समतल दर्पण की लंबाई उस वस्तु की लंबाई की आधी होती है ना। अतः समतल दर्पण की लंबाई समतल दर्पण की आवश्यक लंबाई बराबर होगी वस्तु की लंबाई बटा 2। लंबाई बटा 2। यहाँ पर वस्तु लट्ठा है और लट्ठे की पूरी लंबाई 6 मीटर है, तो वस्तु की लंबाई की यहाँ पर हम 6 मीटर लिख दें। 6 मीटर बटा 2 बराबर हो गया 3 मीटर
अर्थात समतल दर्पण की आवश्यक लंबाई 3 मीटर होगी, तब जा कर के 6 मीटर लंबे लट्ठे का पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में दिखाई देगा। तो आप लोग इसको स्क्रीन कर लें। आंकिक प्रश्न और भी एक आध ठो मैं बता दे रहा हूँ आपके सामने। दो समतल दर्पण दर्पण 90 अंश के कोण पर झुके हैं। इनके बीच स्थित वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? हल। यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री है। थीटा बराबर 90 डिग्री। समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इसलिए प्रतिबिंबों की संख्या बराबर होती है 360 बटा थीटा माइनस 1 इक्वल टू 360 बटा 90 माइनस 1। 0 से 0 कट गया, 9 चौका 36, आ गया 4 माइनस 1 बराबर 3। अतः प्रतिबिंबों की संख्या 3 होगी। प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 3। आंसर। हाँ बच्चों, यदि कोई एक आपाती किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ रही है, कोई आपाती किरण है वो समतल दर्पण पर लंबवत गिर रही है, तो उसका आपतन कोण क्या होगा? तो आप देख रहे हैं कि वह आपाती किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ रही है, तो आपाती किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ रही है वहाँ वह खुद 90 अंश का कोण बना रही है। अगर हम अभिलंब खींचें वहाँ पर, तो जो आपाती किरण है अभिलंब भी उसी पर जाएगा। इसका मतलब हो गया कि आपाती किरण और अभिलंब दोनों सेम हो गए, एक ही पर हो गए, तो आपतन कोण का मान 0 हो जाएगा और परावर्तन कोण का भी मान 0 हो जाएगा। तो जब कोई किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है तो उस समय आपतन कोण भी 0 होता है और परावर्तन कोण भी 0 होता है। आप लोग इसको नोट कर लेंगे। इसलिए समतल दर्पण का पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है आज। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा गोली दर्पण और उसकी विशेषताएं और उसकी क्रियाएं क्या होती हैं नेक्स्ट टर्म में।